हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम क्लास 9th और क्लास 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का चैप्टर 4 एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाइए, प्लेयर लिस्ट में चेक कर लीजिए। पूरी प्लेयर लिस्ट बना रखी है सिस्टमैटिक वे से। और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। पहले ये बता देता हूँ पिछली 2-3 वीडियोस में हमने क्या क्या देख लिया है। तो पहली वीडियो में हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना यानी उसकी शुरुआत कैसे हुई। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि वर्कर्स की लाइफ किस तरीके से अफेक्ट हुई। तीसरी वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से जो वीवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ी। और अब हम चौथी वीडियो से आगे देखेंगे। सो भाई, सबसे पहला टॉपिक आता है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का मतलब वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा लिया था। अब कहाँ से आया ये सारा पैसा, इन लोगों ने कैसे कमाया, वो सब हम देखेंगे। लेकिन वो सब देखने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एक मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे पहला कि पहली कॉटन मिल कब लगी थी इंडिया में और कहाँ पे लगी थी। तो कॉटन मिल वहीं लगेगी जहाँ पे उसे उगाने के लिए ब्लैक सॉइल अवेलेबल होगी। ये लगी थी बॉम्बे के अंदर इसीलिए, और बॉम्बे के अंदर भी 1854 में लगी थी। उसके बाद आगे जाकर 1860 के अंदर कानपुर में लगाई गई। कानपुर में भाई एक एल्गिन मिल नाम से है, जो लोग कानपुर से उनको शायद पता होगा। वहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ एम्प्लॉय किया गया। आगे जाकर 1861 के अंदर अहमदाबाद के अंदर पहली कॉटन मिल लगाई गई थी, और आगे जाकर 1862 के अंदर और 4 मिल वहां पे खड़ी कर दी गई। और आगे जाकर 1874 के अंदर मद्रास के अंदर पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल लगाई गई। अब ये सब देखकर आपको ये तो पता लग गया है कि भाई इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। अब इसे ला कौन रहा था। तो भाई ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया की मदद से चाइना से चीजें लेते थे और अपने यहाँ पर बेचते थे। अब ऐसा मैं बोल कैसे रहा हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो इंडिया को सबसे पहले वहां पे ओपियम वगैरह उगाते थे, ठीक है, और वो चाइना को सप्लाई करते थे। बदले में चाइना से टी लीव्स लेते थे, चाय पत्ती लेते थे। और चाय पत्ती इंडिया के पास नहीं जाती थी, चाय पत्ती जाती थी सीधा सीधा ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में चाय पत्ती जा रही है। अब हो क्या रहा है, ब्रिटेन का फायदा हो रहा है, चाइना का फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया का नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ लोग इंडिया के ऐसे थे जो इस चेन में फिट थे कि बीच में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होने भी जरूरी हैं जो सप्लाई को चेक करते हैं, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी कैसी है उसको चेक करते हैं, एक्सपोर्ट में माल ठीक आ रहा है नहीं हो रहा, या फिर इंपोर्ट अच्छी तरह हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस चेन का हिस्सा बनके थोड़ा सा अपना प्रॉफिट निकाल लिया था। यही आगे जाके अर्ली एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कहां से आए और किस तरीके से उन्होंने बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कहां से उनके पास इतना सारा पैसा आ गया। अब इसी के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक एग्जांपल थे द्वारकानाथ टैगोर जी। उन्होंने 1830 और 40s के टाइम पर इसी चेन का पार्ट रहकर बहुत सारे पैसे कमाए और उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली। वो अलग बात है ये चली नहीं। तो 19th सेंचुरी में से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चाइना से ट्रेड में पार्टिसिपेट कर पैसे कमाकर यहाँ अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा लगाया। अब आगे और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे दिनशॉ पटीट और जमशेदजी टाटा। ये सारे भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स में काउंट होते हैं। इन्होंने भी चाइना और इंग्लैंड के ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर बहुत सारे पैसे कमाए और उन्हें यहाँ पर इंडिया में लगाया। उसके अलावा भाई एक सेठ हुकुमचंद करके बंदे थे, इन्होंने भी ऐसे ही ट्रेड से पैसा कमाया और इंडिया की पहली जूट मिल को एस्टेब्लिश किया कलकत्ता के अंदर इन 1970। तो बहुत सारे लोग थे भाई जिन्होंने इस तरीके की ट्रेड से फायदा उठाया। अब जरूरी नहीं है सिर्फ यहीं से ट्रेड करके पैसा कमाया जा सके। कुछ मर्चेंट्स जो मद्रास के थे उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी किया और बर्मा के अंदर, जिसे आज हम म्यांमार बोलते हैं, इनके साथ भी ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद पैसे कमाए। इन शॉर्ट ये है कि ट्रेडिंग से बना पैसा चीजें बेचने के बाद आ रहा था और डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज किया जा रहा था इंडिया के अंदर, जिससे कम से कम थोड़ी सही लेकिन इंडिया की हेल्प तो हो ही रही थी। अब सब लोग एक जैसे नहीं थे। उन्होंने इंडस्ट्रीज में पैसा नहीं लगाया, बड़ी बड़ी चीजों में पैसा नहीं लगाया। इंस्टेड उन्होंने
छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर उन्हें फंडिंग देना स्टार्ट किया, एक फाइनेंसर बन गए और चीज़ें की। जैसे आज हम शार्क टैंक में देखते हैं कि इतनी फंडिंग उठा ली, किसी से इतनी फंडिंग उठा ली। ये चीज़ें पहले भी होती थी। हाँ, पहले इतना फैंसी नहीं होता था, लेकिन पहले से चली आ रही हैं चीज़ें। अब इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो ब्रिटिशर्स चुप तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने भी दखल अंदाजी करनी चालू करी, और दखल अंदाजी के साथ साथ उन्होंने पहले तो जितने भी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा दिया मार्केट से। कहा कि आप ये लोग ये नहीं बेच सकते। तो जितना प्रॉफिट बन सकता था उसका आधा ही हुआ। इंस्टेड वो ये कहते थे कि आप एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स बेचिए। तो फिर एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा भाई इंडिया के क्या किया जाए। उन्होंने फिर कुछ पैंतरे निकाले, और इसके अलावा भी 19वीं सेंचुरी से एंटरप्रेन्योर्स आने स्टार्ट हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 तक भी ब्रिटिशर्स अपनी कंपनीज इंडिया के अंदर सेटअप करते थे, फाइनेंसर्स से पैसे लेते थे और इंडियंस को ही भर्ती करते थे, और भर्ती करने के बाद उन्हें बहुत ही मिनिमम वेज देते थे। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बर्ड हीगलर, एंड्रू यू या जॉर्डन स्किनर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मेजर प्रॉफिट जो है वो यूरोप ले जाती थी, और यहाँ के फाइनेंसर्स को, यहाँ के लोगों को कोई भी फायदा नहीं होता था। अब इतना कर रहे हैं वो कम नहीं है, वहां पे जाती थी यूरोप के अंदर और फिर अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाती थी। तो आप सोच के देखिए, एक तो आप बाहर से आए, ऊपर से यहीं काम करके उन्हें हक का पैसा भी ना दें, और जाके अपने यूनियन बना ले अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था, हाँ सेकंड चैप्टर के अंदर बताया था कि इंडिया के अंदर भी FSSAI बनती थी, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स बनती थी। वो किस लिए बनती थी? ताकि प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि इंडियंस को है ना इन चेंबर ऑफ कॉमर्स में तो एंट्री मिलती नहीं थी, ताकि वो भी देख सकें क्या क्या चीजें उन्हें क्या नहीं। तो भाई ये था सारा टॉपिक। हमने देखा कि किस तरीके से पैसा आता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स ने पैसा लगाया, किस तरीके से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई। अब हम आगे बात करते हैं कि वर्कर्स कहाँ से आते हैं। अब देखो भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज थी, तो वर्कर्स भी वहां पे अलग अलग तरीके से आते थे। मेजॉरिटी जो वर्कर्स थे, जो हम आज भी देखते हैं, वो रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरिया में आते हैं। किस लिए? अपने नए काम की तलाश के लिए। और यहाँ पर आकर भी वो बहुत ही गंदी कंडीशंस के अंदर रहते हैं। अब 1901 में हमारे पास 5,84,000 वर्कर्स थे, लेकिन आगे जाकर 1946 तक हमारे पास 24 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स हो गए। अब जो इतना बड़ा गैप हमने एकदम से बना लिया, वो क्यों बना? तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आ रही थी तो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल रही थी, तो इसीलिए वर्कर्स भी दौड़े चले आ रहे थे रूरल एरिया से। अब भाई वर्कर्स बनना कोई आसान बात तो है नहीं। आपको अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। वहां पर भी आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ही मुश्किल चीज थी। जैसे हम बॉम्बे की बात देखें तो बॉम्बे के अंदर जो भी लोग थे वो आसपास से ही आते थे, जैसे रत्नागिरी से आ गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो बहुत दूर से आते थे, जैसे बिहार से। तो जो पास में है वो तो चलो वीकेंड्स पे है ना, एक बार चले जाएंगे, 2 बार चले जाएंगे। लेकिन जो दूर से आते हैं उन्हें तो लंबा टाइम चाहिए ना, क्योंकि जर्नी में भी टाइम लगेगा और वहां थोड़े दिन टाइम भी बिताएंगे। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी थी। उसके साथ साथ जितने भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अपने काम को और इजी बनाने के लिए, जैसे हम आज कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो HR होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स वाले, वो हमारा इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, हमसे कुछ चीजें पूछते हैं। ऐसे ही पोस्ट पहले भी थी, उसे हम जॉबर बोलते हैं। तो जॉबर का काम होता था कि किसको जॉब मिलनी चाहिए, कौन सूटेबल है, कौन जॉब से निकलेगा, ये सारी चीजें, मतलब जॉब रिलेटेड सारा का सारा काम होता था उसका। अब भाई ये जॉबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमें नाम से ही पता चल रहा है। जितने भी वर्कर्स हैं उनकी लाइफ कहीं ना कहीं इस बंदे पे ही डिपेंड होती थी। वर्कर्स थे वो इनकी जी हजूरी करा करते थे कि यार कम से कम ये खुश रहे तो क्या पता हमें भी काम मिल जाए। अब ये जॉबर बनता कौन था? तो ये वही बंदा बनता था जो बहुत टाइम से इस सर्विस में है और जिसे जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी के हेड जानते हैं और उन्हें ट्रस्ट है पूरा का पूरा कि हाँ भाई ये बंदा लॉयल है, ये कुछ भी करेगा, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो वो बंदे को जॉबर बना देते थे। कई बार भाई अब बंदा पोजीशन पे है तो पोजीशन पे बंदा एरोगेंट तो हो ही जाता है, पावर करप्ट्स एवरीवन। सो ये भी ये चीजें करता था। कई बार ये किसी को भी जॉब नहीं देता था, सिर्फ अपने जानने पहचानने वालों को जॉब देता था, और कई बार उन्हें थोड़े से पैसे भी दे देता था जो अपने जानने पहचानने वाले हैं। लेकिन कई बार ये पैसे लेता भी था, तो ब्राइब तो तब से ही चली आ रही है। तो ये सब चीजें होती थी। तो मतलब इस पोस्ट के दम पर इसका बोलबाला चलता था।
इसके साथ साथ भाई इंडिया में तो हर चीज में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, लेकिन जो यूरोप की इंडस्ट्रीज थी जो यहाँ पे सेटअप थी, जो मैंने आपको 3 बड़ी बड़ी मैनेजिंग इंडस्ट्रीज बताई, उनको शौक नहीं था कि वो इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करें। वो कुछ पर्टिकुलर चीजों में ही इंटरेस्ट रखते थे, जिनमें से एक हो गया ओपियम, एक हो गया इंडिगो और एक हो गया जूट या स्टील। तो ओपियम किस लिए? ट्रेडिंग के तौर पर। इंडिगो किस लिए? वो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आता है, डाई करने के काम आता है कपड़ों को, नीली डाई। और स्टील ताकि रेलवे रिलेटेड चीजें अच्छी होती रहें। उसके अलावा यहाँ से कोल्स भी लेके जाते थे, कॉटन भी लेके जाते थे क्योंकि कॉटन बहुत अच्छा था यहाँ का। बाकी इसके अलावा भी भाई बहुत सारी चीजें लेके गए, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें फायदा हुआ और हमें कहीं ना कहीं बैकलैश झेलने को मिला। अब हम बात करते हैं कि यार इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इंडियन बिजनेसमैन को, तो वो सरवाइव कैसे कर पाए? आज हम जिस इंडिया को यहाँ पे देखते हैं वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो भाई इंडियंस ने देखा कि यार ब्रिटिशर्स ना हर चीज में टांग अड़ा रहे हैं। हम जो भी चीज करने वाले हैं, हम किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं उसमें टांग अड़ा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, किसी और चीज पे फोकस करते हैं। वही बात है ना, जब एक जगह ब्लॉक कर दी गई है हम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। तो इंस्टेड वो अब कपड़े की जगह धागे पे फोकस करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि कपड़े पे तो मैनचेस्टर भी फोकस कर रहा है और मैनचेस्टर हमसे आगे रहेगा, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुका है। अब बहुत पहले आने की वजह से हम क्या करते हैं, कपड़े की जगह धागा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए भी तो धागा चाहिए। तो वो यूरोप में भी ये चीज सप्लाई करने लगे, चाइना में भी ये चीज सप्लाई करने लगे, और हम धीरे धीरे धागे को प्रोड्यूस करने लगे। धागे को बोलते हैं यार्न। अब हमारे पास 2 तरीके के धागे थे। पहला धागा था मोटा और दूसरा धागा था पतला लेकिन स्ट्रॉन्ग। तो 2 तरीके के धागे थे और हर कोई इस धागे को खरीदता था। और इस तरीके से एक और नया आइडिया निकाल लिया बिजनेसमैन ने, और वो किसी तरीके से सरवाइव कर पाए। क्योंकि देखो भाई, प्रॉफिट तो निकालना ही है। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को ये देखना है कि उसका फायदा किस चीज में है। जब उन्हें पता है कि एक चीज गलत है और उसमें हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हम चाहे जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, हम उनके कॉलोनियल रूल के अंडर हैं, हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। अब इस धागे की प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चेंजेस आई। एक एक करके हम उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई हमें पता है 20वीं शताब्दी के अंदर तो गांधी जी थे। उस टाइम वो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करते थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करते थे और बॉयकॉट करा देते थे फॉरेन गुड्स को। तो इस चीज को लेकर इंडस्ट्रीज वाले भी बोलते थे कि यार गांधी जी कुछ ऐसा कीजिए कि है ना, ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पे कपड़ा ना बेचें, हम उनके वहां बेच सकें। तो इस तरीके की चीजें चलती थी। अब इसके साथ साथ जब ये मूवमेंट्स आने स्टार्ट हुए, तो इन मूवमेंट्स की वजह से हमारे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया, डबल हो गया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट्स के चलते, और गांधी जी ने कहा था कि आप फॉरेन के कपड़े ना पहनिए, तो यहाँ के कॉटन वीवर्स को काम मिल गया, और काम मिलने के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ने लगी। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। पहली चीज तो ये हो गई। अब भाई दूसरी चीज ये हुई कि वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिशर्स हो गए थे बिजी किस चीज में? वर्ल्ड वॉर लड़ने में। आपको पता है वो 1914 से लेकर 1918 तक चली, और तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स बिजी हैं लड़ाई करने में। तो यहाँ पर जितने भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने मौका देखा, और मौका देखकर उन्होंने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया। क्योंकि भाई मैनचेस्टर तो बिजी है वॉर रिलेटेड चीजें करने में। ठीक है, फिर चाहे वो स्लीपिंग बैग्स बनाने हो गई, यूनिफॉर्म्स बनानी हो गई, बॉटल्स बनाने हो गए, तो ये सारी चीजें कर रहा है। और इसके अलावा जितने भी इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मौका देखा और उन्होंने सोचा कि यार अभी वॉर चल रही है। ठीक है, वॉर बहुत ही बड़े स्केल पर है, हर किसी को नीड है किसी ना किसी चीज की। अब कभी भी प्रोडक्शन देखो, उनके यहाँ भी हो रहा था, ब्रिटिशर्स के यहाँ भी हो रहा था, वो भी प्रोडक्शन करते थे किसी ना किसी चीज का, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड थी कि वो ब्रिटिशर्स खुद केटर ही नहीं कर पाते थे। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि हम वॉर रिलेटेड चीजें बनाते हैं जो वॉर में यूज होती हैं। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म्स के अलावा स्लीपिंग बैग्स हो गए, जूट के बैग्स हो गए, या फिर वाटर बॉटल्स होगी, इस तरीके की चीजें बनानी स्टार्ट करी। इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी इनकम कहीं ना कहीं डबल हो गई, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया उन्होंने। कहना तो नहीं चाहिए यार, वॉर में लोगों का नुकसान होता है, लेकिन इंडियंस का फायदा हो गया, और वो भी स्पेशली किनका? इंडिया के अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का। अब भाई इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि
अब मैनचेस्टर लड़ रहा है तो वो इंडिया की मार्केट के ऊपर जो उसने ग्रिप बना रखी थी वो ग्रिप भी लूज हो गई। लोगों को यही मौका चाहिए था, जितने भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, अपनी मार्केट को वापस ले लिया और उसमें सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। नई फैक्ट्रीज बनाई, नए लोगों को एम्प्लॉय किया, सबसे ओवर टाइम काम कराया, नई फैक्ट्रीज से भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा था क्योंकि वॉर रिलेटेड चीजें हो रही थी। पुरानी फैक्ट्रीज जहां पे कपड़े बनते थे वो भी इन्होंने अब सेटअप कर ली थी अच्छी तरीके से। तो जो मार्केट ब्रिटिशर्स के हाथ से छूट गई, कहीं ना कहीं वो वापस आई इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में, और उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छा फायदा उठाया और अपनी मार्केट को वापस ले लिया और वहां पे फिर से अपना दबदबा बना दिया। और इस बार का दबदबा इतना ज्यादा सॉलिड था कि ब्रिटिशर्स चाहे कुछ भी कर लें, इस बार उन्हें नहीं हटाने वाले थे, क्योंकि वॉर बहुत टाइम तक चली थी। इतने टाइम तक लोगों ने अपनी अच्छी खासी ग्रिप, कनेक्शंस जो भी हैं वो अच्छी तरह कर लिए थे। उसके बाद भाई जैसे ही वॉर खत्म हुई, जब ब्रिटिशर्स को पता लगा भाई ये सारा पंगा हो गया है, उन्होंने सोचा यार हमने पहले भी कैप्चर करी थी, अब भी कर लेंगे, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। नहीं करने के साथ साथ अब लोगों ने क्या किया, फॉरेन से जो भी क्लॉथ वगैरह आते थे उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, किसी ने खरीदे नहीं। उसके अलावा बहुत ज्यादा वो नीचे चले गए और उन्हें पता चल चुका था कि यार अब हम इन्हें नहीं ला सकते, ना हम अमेरिका को ही ला सकते, ना हम इंडिया को ही ला सकते। अब ये तो बात हो गई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि 19वीं शताब्दी आने तक भी हमारे आसपास बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, बहुत ही चुनिंदा जगहों पर ये चीज देखी जाती थी। उसके अलावा और जितना भी प्रोडक्शन होता था वो घरों के अंदर होता था और बहुत ही छोटे स्केल पर होता था। तो वहां पर क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में देखते हैं। उसके अलावा भाई ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती थी ये आपको सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मिलती थी, जैसे बंगाल हो गया और बॉम्बे हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स होते थे। आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, और आपको दूसरी बात यहाँ से पोर्ट तक ले जाने के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे फरीदाबाद हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ पर अब भी स्मॉल स्केल में ही काम चलता था। 20वीं शताब्दी आते आते भाई लोगों को ये लगने लगा था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आ गया, आने के बाद होगा क्या कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, मशीन्स आएंगी, तो हमारा काम बिल्कुल ही छूट जाएगा। जितना भी हाथ की कारीगरी वाला काम होता है वो बिल्कुल ही छूट जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ये बात समझनी होगी, इंसान कोई भी नई चीज आती है उसको हमेशा अपनाने से डरता है। एक बार थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन धीरे धीरे आप उस बात को समझते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो आपको पता लगता है यार एज असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हाथ का काम कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी असिस्टेंट्स मिल जाए तो फिर क्या बात। तो यही चीज इन लोगों ने सोची कि यार हम पूरे तरीके से नहीं आने देंगे, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस चीज को समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें लेंगे। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि धीरे धीरे आप एक असिस्टेंस बिल्ड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये सेम चीज लोग एआई से रिलेटेड भी बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे ही एआई आ जाएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एआई को चलाने के लिए भी तो लोग ही चाहिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए भी लोग ही चाहिए। तो धीरे धीरे आप अगर इस चीज को समझेंगे तो ये डर अपने आप निकल जाता है। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। तो हमें पता है मशीन की हेल्प से अब प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया था, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था। जहां पे एक बंदा 1 घंटे में एक ही काम कर पाता था, अब वो 3 से 4 काम कर लेता था। अब धीरे धीरे 20th सेंचुरी में लोग स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन्स को अपनाने लग गए थे। अब इससे होगा क्या कि कम वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन काम की एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी। अब 1941 में जब हिटलर अपनी पावर की पीक पर था, 35% हैंडलूम जो था वो कहीं ना कहीं स्पिनिंग जेनी या फ्लाइंग शटर जैसी मशीन्स को अडॉप्ट कर चुका था। उसे समझ चुका था कि हाँ भाई एक असिस्टेंस हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ भाई हम क्लोथ्स के अंदर वैरायटी भी जनरेट करने लग गए थे। हम 2 तरीके के कपड़े बनाते थे। एक तो वो हो गया जो बिल्कुल फाइन कॉटन से बनता है, ठीक है, मलमल के कॉटन से बनता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और एक वो जो बहुत ही खुरदरा होता है। तो एक वो है जिसे अमीर लोग खरीदेंगे, एक वो है जिसे गरीब लोग खरीदते हैं। अब ये अमीर लोगों के खरीदने वाले जो कपड़े होते हैं, इनका प्राइस जो है और इनकी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट रहती थी। जैसे मान लो कभी बाढ़ आ गई या फिर कोई ऐसी चीज हो गई, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो उनका कुछ नुकसान हो भी गया तो उनके पास इतने पैसे तो होते थे कि वो कम से कम ये कपड़े खरीद सकें। दूसरी तरफ जो हमारे पास इस तरीके के खुरदरे कॉटन वाले कपड़े थे, इनके प्राइसेस और इनकी डिमांड्स फ्लक्चुएट करती रहती थी,
क्योंकि इसे गरीब लोग खरीदते थे। अब मान लो कभी हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो उस टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कपड़े थोड़ी खरीदेंगे, लोग उसके अलावा अपने लिए खाना खरीदेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खरीदेंगे। तो हम दोनों तरीके की चीज़ें कर रहे थे और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रहे थे। और इसके बाद भाई एक और पॉइंट है कि हम चाहे कितना भी मशीन का कपड़ा पहन लें, आज हम ये सारी चीज़ें पहनते हैं कितनी भी, लेकिन जो हाथ के काम वाली चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो हमें तब भी अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है, क्योंकि आप इसके अंदर कस्टमाइजेशंस करा सकते हैं और वो चीज़ कभी भी एक मशीन नहीं कर सकती। तो भाई इन शॉर्ट बोलूँ तो काम कभी भी कम नहीं हुआ हैंडलूम्स का, ठीक है। हाथ से बने हुए काम की कभी डिमांड कम नहीं हुई, लेकिन जो वर्कर्स हैं, हाँ, उनकी ज़िंदगी थोड़ी उथल पुथल हो गई थी, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को अपना रहे थे, नई नई चीज़ों को अपना रहे हैं। तो अब मशीन को चलाने के लिए या काम करने के लिए पहले जहाँ 10 लोग लगते थे, अब वहीं पे 5 लोग या फिर 3 लोग काम कर लेते हैं। तो हाँ, वर्कर्स के साथ गलत हुआ, लेकिन हमारे हैंडलूम की डिमांड कभी भी कम नहीं हुई। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पर, जिसका नाम है मार्केट ऑफ गुड्स। अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि लोग किस तरीके से प्रमोट करते थे इन सभी चीज़ों को। फिर देखो, चाहे वो यूरोपियंस हो, फिर चाहे वो इंडियंस हो, आपको चीज़ें बना ली तो उसे प्रमोट भी करना पड़ेगा। हमने देख लिया कि किस तरीके से चैलेंजेस फेस करके चीज़ें बनाई गई। अब बनाने के बाद लोगों को बेचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास पहला तरीका था थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवर्टीजमेंट्स के तौर पर जैसे हम आज की चीज़ें देखते हैं, आज हम जैसे किसी भी XYZ कंपनी का ऐड देखते हैं, उसके अंदर आपको बताया जाता है कि इस पाउडर को आप दूध में मिलाइए और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपकी हाइट बढ़ेगी। और हम ये सारी एडवर्टीजमेंट्स देख के कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं, इनफैक्ट हम पीते भी हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, उसे कोई वेल रिनाउंड एक्ट्रेस उसे प्रमोट करेगी तो हम उसे खरीद लेते हैं, ये सोच के कि यार हाँ, ये तो एक्ट्रेस हमें सही बोल रही होगी, तो हम खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, ये पहले भी होता था, ये आज भी होता है। हाँ, पहले ये कुछ अलग तरीके से होता था, आज बहुत ही ज़्यादा इसे ग्लैमराइज कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट्स हमें बताती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी लाइफ को किस तरीके से अच्छा कर सकता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट हमारी लाइफ के अंदर एक वैल्यू ऐड कर सकता है, क्योंकि तभी तो लोग खरीदेंगे। अगर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे क्यों, और किस तरीके से वो एक नेसेसिटी है हमारे लिए। जैसे मैंने अभी पाउडर्स का एग्जांपल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले के टाइम पे ग्राइप वाटर बेचा जाता था। मतलब वही है, आपकी अगर डाइजेशन अच्छी नहीं है तो आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं, खुद पी सकते हैं, आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसके आने से पहले जब लोगों के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी तो वो ठीक नहीं हो पाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती थी। आज हम जैसे कोई भी कपड़ा देखते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन USA, मेड इन यूरोप, मेड इन इटली, तो हम कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, हाँ यार ये तो फॉरेन मेड है, तो ये तो अच्छा होगा ही, थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, अच्छा तो होगा। दूसरी तरफ हम मेड इन इंडिया देखते हैं, यार मेड इन इंडिया है क्या, ऐसी क्वालिटी होगी, तो हम कुछ इस तरीके की धारणा रखते हैं। ऑल्दो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं अब धीरे धीरे, लेकिन अब भी कई जगह पर यही सेम चीज़ होती है कि लोग फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अपने खुद के ब्रांड, इंडियन ब्रांड्स को। जैसे पहले के टाइम पे भी मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार ये तो बाहर से बन के आया है तो ये तो अच्छा होगा ही। तो इस तरीके की चीज़ें अपनाई जाती थी ताकि एक लार्ज कंज्यूमर्स तक पहुंचा जा सके और प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अब जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज दे रखी हैं, इसके अंदर आपको गॉड गॉडेस दिखा रखे हैं, वो दिखा रखे हैं इंडिया के, चाहे वो लक्ष्मी माता हो गई, चाहे वो कृष्ण भगवान हो गए, लेकिन नीचे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार फॉरेन से बन के आया है और उसके साथ साथ इसके ऊपर भगवान भी बने हुए हैं। सो एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड की जाती थी। और भगवानों के अलावा भी बहुत सारे जो पुराने किंग्स हो गए अच्छे अच्छे, उन सब की फोटोज भी यूज की जाती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग पुराने राजा महाराजाओं को भी बहुत मानते थे। इसके अलावा भाई डिवाइन अपीलिंग यूज की जाती थी। लोग क्या करते थे कि माचिस लेके आए पूजा के लिए, तो माचिस पे भी भगवान बने हुए हैं। अब उसके ऊपर कंपनी नहीं देखेंगे वो कि कौन सी कंपनी है और वो किस लेबल से बनी हुई है, मेड बाय क्या है, लेकिन हम ये देखते थे कि हाँ यार हम पूजा कर रहे हैं भगवान की और हम माचिस भी भगवान वाली लेके आएंगे तो कितना अच्छा है।
तो हाउ स्टूपिड इज दैट। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीजें थी, स्टक थी, क्योंकि इंडिया इज ऑलवेज बीन अ रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे रिलीजन को बहुत ही हाई रिगार्ड में देखा जाता है, तो एक्सप्लॉइट करने के लिए वो ये सारी चीजें करते थे। अब मान लो वो लोग क्वीन विक्टोरिया की फोटो छाप के बेचने लग जाएं, यहाँ पे इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है क्वीन विक्टोरिया कौन है, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि अनफेमिलियर है ना सबके सब। कोई ऐसी चीज डालें फेमिलियर हो हमारे लिए, तो तब तो लोग खरीदेंगे भी। तो इसीलिए सब लोग इस चीज का यूज करते थे। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है कैलेंडर्स का। आपको पता है जब भी दिवाली होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है, हम कहीं सुनार के पास जाते हैं कुछ कराने के लिए, तो वो हमें कैलेंडर भी दे देते हैं। अब कैलेंडर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैलेंडर्स देखे हैं। वो सारे के सारे उन पे एक बड़ी सी फोटो होगी अच्छी सी लक्ष्मी माता की और इन सब की, और नीचे किसी ने दिया हो दिवाली पे, किसी दुकान वाले ने, तो उसके दुकान का एड्रेस वगैरह और ये सारी चीजें लगी होती थी। अब ऑब्वियसली कैलेंडर लगा हुआ है, आप दिन भर उसे देखते हैं, डेट्स चेक करते हैं, उसको मार्क करते हैं, और कहीं ना कहीं अब घर में गेस्ट भी आते हैं, वो गेस्ट भी देखेंगे कि भाई कैलेंडर है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे उनकी भी नज़र पड़ेगी, अच्छा आप यहाँ से चीज़ें लेके आते हैं, अच्छा आप ये करते हैं, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई ये भी। तो इस तरीके से लोग मार्केट करते थे अपने आप को। अब जैसे आपको ज्वेलरी की ज़रूरत है, आप अपनी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे ये इस तरीके का कैलेंडर आपको लगा मिलता है, तो एकदम से याद करने के लिए आपको वही एड्रेस दिमाग में आएगा। तो ऐसे करके एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिससे लोग जो हैं ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। अब वोटिंग के टाइम पे क्या होता है, आपको एक साथ इतने सारे पर्चे दिखाए जाते हैं ताकि आपके दिमाग में वो इमेज बिल्कुल फिट हो जाए और आप सोचे कि हाँ यार वोट किसको करना है, हाँ इसी को कर देते हैं, इसी के बारे में देखते आ रहे हैं, अच्छा ही होगा। तो इस तरीके की इमेजेस जो है वो दिमाग के अंदर बन जाती हैं। तो एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो भाई इन शॉर्ट बोलूँ तो ऐसी टैक्टिक्स पहले भी यूज़ की जाती थी, अब भी यूज़ की जाती हैं। और आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो सिर्फ मैं उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर खरीद रहा हूँ या फिर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि हम मान लो कोई परफ्यूम है, उसे SRK यूज़ करते हैं तो हम भी उसे यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, भले ही वो सेलिब्रिटी उस चीज़ को यूज़ ना करता हो। SRK ने बोला है, सलमान ने बोला है, किसी ने भी, किसी भी बड़े सुपरस्टार ने बोला है, तो मैं वो चीज़ करूँगा। तो आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनना होगा। इसके बाद भाई चैप्टर में आगे बात करें तो ये टैक्टिक्स गुड्स को मार्केट करने के लिए यूज़ की जाती थी। इवेंचुअली ये आगे जाकर नेशनलिज्म से रिलेटेड भावना को फैलाने के लिए भी यूज़ की जाती थी। हम देखते हैं भारत माता की फ़ोटो है, वो ऐसी चीज़ों पे छापी जाती थी जो देश के हित में हो। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक्स के ऊपर भारत माता की फ़ोटो छापी जाती थी ताकि आने वाली जनरेशन को अपने देश के प्रति थोड़ी सी पेट्रियाटिक फीलिंग आए। इस तरीके की चीज़ें होती थी। और आखिरी में भाई कंक्लूजन इस चैप्टर का यही निकलता है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, लोग चेंज हुए। आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फिर भी फ्लरिश होती रही, आज भी फ्लरिश होती हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड कांस्टेंट है और आप काम अच्छा करते हैं तो वो चलती ही रहेगी, उस चीज़ की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कोई बातचीत ही करनी है। और उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिए मोटिवेशन के लिए। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। और साथ के साथ अपने किसी फ्रेंड के साथ ये सारे के सारे चैप्टर्स के पार्ट्स शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पूरे चैप्टर को समझ सके ईजीली। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।